हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। 12 बजे की क्लास अटेंड किया या नहीं किया आप लोगों ने? मुझे उम्मीद है किया होगा। क्लासेस बाय शालिनी जो हमारा नया चैनल है वहाँ पर भी आपको क्लासेस दी जाती है। वहाँ पर आपको जो वो चैनल मुझे आप लोगों को क्लासेस देनी है, वहाँ पर मैं आपके यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट का आगे चल के क्लासेस करूँगी, इसलिए मैं अभी आपको वहाँ पर क्लासेस देती हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन रहे कि अदरवाइज मैं क्लासेस करूँ ना मालूम रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए जानते हैं पढ़ना। आज का टाइम टेबल के हिसाब से हमारा एक पेपर का क्लास का ये है और दूसरा जो पेपर टू प्रारंभिक शिक्षा वाला है वो हमको पढ़ना है जो टाइम टेबल में दिया गया है। कल आपकी साइंस की और कल आपकी इंग्लिश और मैथ की क्लास है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। टाइम टेबल टेलीग्राम पर शेयर किया गया है तो वहाँ से आप सभी ज़रूर देख सकते हैं। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस और सारे सब्जेक्ट की डिफरेंट क्लासेस करते हैं। इंग्लिश की भी क्लासेस होगी। आज आप लोग के 4th सेमेस्टर में इंग्लिश की क्लासेस होगी जो आपके सीनियर्स हैं, तो आप लोग भी वो क्लासेस देख सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उनके लिए होंगे तो आप वो भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में सेम चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये है साइंस की क्लास। आप जुड़े शानी क्लास साथ। मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। जो भी फ्रेंड्स नए आए हैं, एक बार जेन्युइन से प्रॉपर तरीके से टाइम पर पंक्चुअल हुई शाम को 4 बजे, फिर रात में 9 बजे आपकी 2 क्लासेस करती हूँ और लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर में भी एक क्लास आपको देती हूँ। आज हमारा है साइंस का टर्न, तो हम साइंस की क्लास करेंगे। और आपका जो चैप्टर है साइंस का पहला, उसमें मैंने इससे पहले आपको 2 क्लास दी है जिसमें ग्रह और प्लैनेट और जो भी चीज़ें थी उनके बारे में पूरी डिटेल बताई है। और इन डिटेल को मैंने इतने शॉर्ट टर्म में बताया है कि आपके सिलेबस में जितना आपको लिखना हो उतना ही आप लिखो, उतना ही बहुत एग्जाम में उतने ही आपको याद करने हैं। चलिए आइए, अब आज जो टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो कभी कभी एक प्रश्न आपको तारामंडल से पूछता है, तारामंडल क्या होता है, आप तारामंडल से क्या समझते हैं। तो उनके बारे में छोटी सी एक अपडेट है जो मैं 3-4 लाइन में आपको बताऊंगी। अगर प्रश्न बनता है तो आप उसको करके आओ, ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको ये चीज़ें इन्फॉर्म कर दूँ। तारामंडल इससे पहले सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है? मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने तारामंडल के बारे में ज़रूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। अब तारामंडल क्या है ये जानते हैं। तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। तारामंडल आकाश में जो दिखने वाले तारे होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, उनके किसी समूह को कहते हैं। तारामंडल को संस्कृत में नक्षत्र कहते हैं। संज्ञा आप सुनते हैं नक्षत्र हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो तारामंडल को ही संस्कृत में हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। और विभिन्न भारतीय भाषाओं में से हम अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, बहुत जगह यही बोला जाता है। तारामंडल को इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और अरबी में इसको मजमुमा अल नजूम कहते हैं। ठीक है, ये बस बात है कि ये बोला जाता है अलग अलग जगह पर, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं जानना है, बस डिटेल है थोड़ी सी देख लो। बहुत कभी कभी प्रश्न बना है, हमेशा नहीं बना है। ठीक है, कि सोचिए कि हमेशा बना हुआ, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें बहुत बार रिपीट हुई है फिर हम उस पर भी रुक कर काफ़ी सारे वीडियोज़ और क्लासेस आपको देखकर तब बताएंगे। तो ये तारामंडल के बारे में थोड़ी सी कहते हैं कि 28 तारामंडल नक्षत्रों का उपयोग तो हमारे पंडित पंचांग बनाने में करते हैं और कुंडलियाँ और जो ये मुहूर्त और त्यौहार वगैरह निकाले जाते हैं। शुभ मुहूर्त है, शुभ तिथि है, शुभ घड़ी है, ये है वो है, फलाना फलाना, तो वो चीज़ें जो है कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से होता है। लेकिन इतनी सारी लाइनों में आपको सिर्फ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तारामंडल क्या होता है, तारामंडल किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। सिर्फ एक सिंपल सी साधारण सी छोटी सी लाइन जो आपको अपने एग्जाम तक याद रखनी है कि तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। क्लियर? कोई भी नहीं भूलेगा, उम्मीद है कि भूलना नहीं है आपको। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को जानते हैं। जितने टॉपिक्स आपके क्लियर होते चले उतना आप ध्यान रखिए कि आपकी क्लासेस अगर हो रही है सभी सब्जेक्ट की, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उसको रिवीजन धीरे धीरे शुरू भी करते रहेंगे ताकि शुरू से तैयार रहे। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं ध्रुव तारा। बहुत सुना है ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा बहुत चमकता है, एक ही होता है और जो है अक्सर उत्तर साइड में रहता है। देखिए देख, उत्तर साइड में हमेशा, नॉर्थ के साइड में आप देखोगे तो बहुत शाइन करता हुआ एक तारा, उसका एक अलग ही चमक दिखती है। तो अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, दिखता है ये तो नेकेड आई से दिखता है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आज अगर बदरी वगैरह नहीं रहती है, बादल नहीं होते हैं, तो ज़रूर देखिएगा ध्रुव तारा। हम अपनी नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। ध्रुव तारा क्या होता है, ये कभी कभी आता है, आया भी हुआ है, इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। सिलेबस में भी, बुक में दिया गया, सिलेबस में नहीं बुक में है। ध्रुव तारा क्या है, जिसको पोलर स्टार, पोल स्टार कहा जाता है। पोलर स्टार कहते हैं कि ध्रुव तारे को अंग्रेजी में पोलरिस
कि अंग्रेज़ी में, इंग्लिश लैंग्वेज में पोलरिस, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, लोड स्टार अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए सारे नाम मैंने लिए और हाईलाइट भी कर दिया ये। ठीक है, अब लिख लेना। उसके बाद लिखा हुआ है यह पृथ्वी से लगभग 434 वर्ष प्रकाश की दूरी पर है। कहाँ से है? अर्थ से अगर हम मानते हैं इसकी डिस्टेंस को तो 434 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, इतना ये डिस्टेंस पे है। हालांकि पृथ्वी से यह एक तारा लगता है। जब अगर इसको हम अर्थ के सरफेस से देखते हैं तो हमें एक तारा जैसा लगता है, जैसे दूसरी साइड तारे रहते हैं टिमटिमाते रहते हैं, वैसे वो भी टिमटिमाता रहता है। और यह वास्तव में बहुत सारा तारा मंडल है जहाँ पर कई सारे तारों के समूह में देखा जाता है। ब्रह्मांड में एक ऐसा तारा जो सदैव उत्तर की दिशा की ओर इंगित होता है, मतलब ये हमेशा ऑलवेज, ये नहीं कि अपनी जगह को बदल रहा है, हमेशा उत्तर की दिशा में होता है, उत्तरी गोलार्ध से या प्रत्येक स्थान में उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और ये इसलिए ध्रुव तारा कहा जाता है, इसको पोलर स्टार कहा जाता है, नॉर्थ का स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही देखने को मिलता है। तो ऐसे छोटी सी बात आपको इसके बारे में 2-3 लाइन लिख देनी है, 2 लाइन इनफ है। क्लियर? सभी को समझ में आई बात है? 1 नंबर लेने के लिए 2 लाइन आपके लिए वो इनफ है, अगर आता है तो। आगे बढ़िए, चलिए। नवतारा। नवतारा के बारे में आज छोटी सी बात, शायद मैंने आपको क्वेश्चन जब करवाए थे सोलर सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं प्लैनेट्स वगैरह के, उसे क्वेश्चंस मैंने आपको आज 51 प्रश्न करवाए थे। आपने से जो बच्चों नहीं देखे होंगे टेलीग्राम पर लिंक दिया गया, आप ज़रूर देख लें। ठीक है, अब नवतारा क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। छोटी सी अपडेट जरूर रखते हैं, नहीं तो आप कहेंगे मैम आपने पढ़ाया नहीं। नवतारा में आता है, नवतारा को इंग्लिश में नोवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? हम इनको इंग्लिश में नोवा भी कहते हैं। उस तारे को कहते हैं जो एक का एक चमक उठता है, जो सडनली शाइन करता है, जिसमें सडनली चमक उठती है और पुनः धीरे धीरे अपनी धूमिल अवस्था में वो अदृश्य सा नेग्लिजिबल हो जाता है। और ऐसे तारे को कभी कभी अस्थायी तारा भी कहा जाता है। सिर्फ इतनी ही लाइन मैंने लिखी है ताकि आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम तक यह बात याद रहे कि अगर 1 नंबर का प्रश्न बने कि नवतारा क्या होता है, नोवा क्या होता है, तो मेरे बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस क्लासेस के बच्चे ज़रूर करके आएँ। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर जो कि ये आप देखो एक छोटा सा दिख रहा है, ये ऐसा तारा होता है जो एक का एक आप देखोगे सडनली आपको चमकेगा, फिर वो धीरे धीरे करके एक धुंधली रेखा जैसा हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा वहाँ से। इसीलिए इसको परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंट स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने एक छोटी सी इमेज ऐड की हुई है, ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया शाइन है और काफ़ी बढ़िया इमेज भी है। क्लियर? समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अब जान लेते हैं जो मेन टॉपिक हमें जानना है वो है ग्रहण। ग्रहण के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? ग्रहण क्या होता है, ग्रहण कब लगता है, ग्रहण कितने प्रकार का होता है, आप ग्रहण से क्या समझते हैं, अपने शब्दों में ऐसे डिफरेंट प्रश्न आपको बनेंगे। तो ग्रहण के बारे में बता सकते हैं। ये देखिए चंद्र ग्रहण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ग्रहण है, इक्लिप्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ग्रहण क्या होता है, तो हमें ग्रहण किसे कहते हैं ये परिभाषा तो बहुत कम ही आती है। सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं, चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, क्या परिस्थितियां होती है कि सूर्य ग्रहण लगता है, तो वो हमसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो तैयार है जानने के लिए? क्लियर है यहाँ तक के कॉन्सेप्ट? कि इन सब के बारे में 6th 7th 8th में खूब पढ़ा है, इसके फिगर्स भी बनाए होंगे, जाहिर सी बात है। आइए कुछ चीज़ों को जानते हैं फिर धीरे धीरे क्रम में बढ़ेंगे। जब किसी पिंड के परिपेक्ष किसी दूसरे पिंड के अवलोकन, जब किसी पिंड के परिपेक्ष किसी दूसरे पिंड के अवलोकन में किसी अन्य तीसरे पिंड के कारण कोई अगर बाधा क्रिएट होती है तो उस पिंड के सापेक्ष ऐसी घटना को ग्रहण कहते हैं। जैसे 2 दोस्त को थे, कोई एक नया दोस्त आ गया और आपकी दोस्ती में आग लगा दिया, आपकी दोस्ती टूट गई, ऐसा होता है। कहते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वही देखो सिंपल है कहते हैं। तो वही चीज़ है कि जब ऐसे कोई भी पिंड है, बॉडीज़ है, तो एक बॉडी के परिप्रेक्ष्य में दूसरे बॉडी के बीच में कोई अन्य तीसरा आता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, बाधा क्रिएट होती है, अलग अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन यूज चेंजेस हो जाती है, तो उस घटना को हम ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्रहण जैसे जीवन में लगा रहता है ऐसे चंद्रमा सूर्य पर भी लगता है। ये किसकी, अगर धार्मिक तरीके से आप जाओगे तो वो एक अलग जो है, और ये सूर्य और चंद्रमा पे जो ग्रहण लगता है
वो राहु और केतु जो राक्षस था वही लगाता है, लेकिन वो धार्मिक कथाओं में है। आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बताऊंगी फिलहाल क्योंकि धार्मिक हम नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ये साइंटिफिक देखेंगे तो साइंटिफिक के पर्पज से अलग है, हम धार्मिक देखेंगे, आध्यात्मिक देखेंगे तो वो एक श्राप दिया गया है चंद्रदेव को और सूर्यदेव को, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है। फिलहाल कभी चर्चा होगी तब बताऊंगी अगर आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है। इसलिए कहती हूँ कि किताबी कीड़े ना बना करो, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर चीज़ से परिपूर्ण रहो, हर चीज़ जो है अपना लगाए रहो, नहीं मेरे को पता है, मेरे को पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्रहण होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का, हाउ मेनी टाइप्स एक्लिप्स होते हैं, तो ये दो होते हैं, एक चंद्र ग्रहण होता है और एक हमारा सूर्य ग्रहण होता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रश्न बनता है कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण की परिस्थितियाँ बताइए, तो आपको ज़रूर बताना होगा और मैं आपको बताऊंगी भी। देखिए क्या कह रहा है, क्या है ये चीज़। आज मालूम है ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। आज आपका साइंस का पहला चैप्टर मैं ओवर कर दूंगी, हिंदी का भी मैंने पहला ओवर कर दिया और आपका साइंस का भी मैं ओवर कर दूंगी आज। अब इसके आगे और चीज़ें वो आराम से करवाएंगे। देखिए चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, इसको थोड़ा और जूम कर रही हूँ, बच्चों को नहीं दिखेगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के मिडिल में पृथ्वी आ जाती है, ध्यान से बार बार क्रम याद रखिएगा। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न बनता है तो इसका क्रम बनाता है, लिखेगा सूर्य, फिर एरो लगाएगा, फिर चंद्रमा लिखेगा, फिर उसके बाद पृथ्वी लिखेगा और दूसरा वाला फिर बनाएगा, लिखेगा सूर्य, फिर यहाँ पे पृथ्वी, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ऐसे चार ऑप्शन अलग अलग करके सीक्वेंस में दे, आरोही अवरोही के क्रम में। उसके बाद आपसे बहुविकल्पी में पूछेंगे कि चंद्र ग्रहण लगने की कौन सी कंडीशन सही है, तब आपको ये ध्यान रखना होगा। और इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले सूर्य है पहले रैंक पे, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी। तो कह रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की छाया, पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब उस कंडीशन को लुनार इक्लिप्स कहा जाता है। कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। आपसे एक बात यहाँ पूछी जाती है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, अमावस्या, पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा, तो वो आप बताएंगे कि पूर्णिमा से पूर्णिमा, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, जब पूर्णिमा होती है तो चंद्र ग्रहण लगता ही लगता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ठीक। उसकी जो छाया है वो यहाँ पर पड़ रही है चंद्रमा पे, तो ये चंद्र ग्रहण की घटना ही, सॉरी ये सूर्य ग्रहण की घटना है, सूर्य ग्रहण का जयमिति है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने चंद्र ग्रहण को, मैं सोच रही उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ है, पृथ्वी तो यहाँ है, ठीक, ये सूर्य ग्रहण की कंडीशन है। चलो कोई नहीं, चंद्र ग्रहण का जो चंद्र ग्रहण का फिगर होता है वो ज़रूर बना लीजिएगा। कभी कभी आपको जो है ना, जो TLM आप बनाते हो उसमें भी आता है और पढ़ाने जाते हैं वहाँ पर भी आता है, तो याद रहना चाहिए। वही मैं कह रही, ये गलत है। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण क्या होता है, जैसे चंद्र ग्रहण पूछा जाता है वैसे सूर्य ग्रहण भी आता है। सूर्य ग्रहण की परिभाषा और इनके बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया पहले खटाखट लाइक करो। चलो चलो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त होना चाहिए, आपका लाइक होना चाहिए, उतना भर भर के कमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि पता है आपके ये छोटे छोटे फीडबैक ना मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का है जो डेली रिप्लाई आता है, तो मैं उस एनर्जी से काम करती हूँ। चलिए फटाफट करिए। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा। चलिए फटाफट, दिव्या मिश्रा का जो कमेंट है वो डेली आता है, डेली दिव्या मिश्रा का और धीरज का, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये दो बच्चे ऐसे हैं जो डेली का डेली कमेंट करें। रोहित का भी काफ़ी कमेंट रहता है, हेमंत का मॉर्निंग रहता है, शिखा का रहता है, बहुत सारे बच्चों का बहुत कुछ रेडी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेटेंट टाइप से वो डेली का डेली करते हैं, वो बच्चों को वो नोटिस में है मेरे सामने। अच्छा चलो बातें होगी, अब बात करते हैं आगे। आइए, सूर्य ग्रहण ये क्या है, इनके बारे में है। सोलर इक्लिप्स कहते हैं इसको। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। चंद्रमा सूर्य को कवर कर लेता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। इतनी छोटी सी ही लाइन आपको अपने नोट में याद करके लिखनी, इतना इनफ है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है।
सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या। ये पूर्णिमा और अमावस्या नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, क्योंकि ये पूछा गया है आपके बहुविकल्पीय जो 15 नंबर के आएंगे उसमें ये चीज़ पूछी जाती है। और कह सकते हैं कि वर्ष में 2 बार या अगर कम से कम 2 बार सूर्य ग्रहण साल भर में लगता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो 5 बार लगता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये इसका इमेज है। तो ये आप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि आता है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ है कि आपको पता रहे। चलिए आगे। अब एक टॉपिक और है आपके सिलेबस में, इसी चैप्टर में ही दिया गया है, आपको इसरो और नासा के बारे में फिर से पढ़ना है। जो इसरो और नासा के बारे में आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो आपको इसमें फिर से पढ़ना है, सोशल साइंस में भी फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये देख लीजिए, ये फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में होता है। क्या है ये बारे में, इनके बारे में जानते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है। आपको जो मतलब कि मुख्यालय कहाँ है और स्थापना कब हुई है, बस यही पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको पॉइंट में दिया। जैसे मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक, संस्थापक विक्रम अम्बलाल साराभाई। ठीक है, उसके बाद जो स्थापना की तारीख है 15 अगस्त 1969 में, 69। तो ये है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आदर्श वाक्य जो कहा गया है, इन लोग का एक हर बैंक का एक स्टेटमेंट होता है। हर जितनी टैग लाइन होती है हर बैंक का, सभी बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये बैंक, वो बैंक, HDFC सबकी है, वो मुझे याद नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो ये चीज़ आदर्श वाक्य ऐसा इनका भी है, तो वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इनकी टैगलाइन है। मूल संगठन अंतरिक्ष विभाग के पूरे सेटअप में है। सहयोगी कंपनी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के। तो ये इनके बारे में एक अपडेट का कॉलम है जो आपको ध्यान रखना है। यही आपको कहाँ पर है, क्या है, यही पूछेगा। आगे बढ़िए, चलें आगे। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सारे के सारे बच्चे। चलिए, अब कुछ इनके अभियान भी हैं वो देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। आर्यभट्ट की जो लॉन्चिंग डेट थी वो 19 अप्रैल 1975 थी। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें कभी आपको लॉन्चिंग डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कुछ अंतरिक्ष अभियान पूछेगा कि कुछ अभियानों का नाम बताइए। तो आर्यभट्ट को भेजा गया था, तो ये आपको नाम याद रखना है। आर्यभट्ट की छोटी सी इमेज मैंने ऐड की हुई, आप देख सकते हैं, आर्यभट्ट को भेजा गया था। तो ये आर्यभट्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा रोहिणी है, ठीक है, दूसरा नाम क्या है? रोहिणी है। और रोहिणी का कुछ चित्र इस तरीके से है, देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। आर्यभट्ट का भी दिखाया और रोहिणी का भी दिखाया। तो ये अभियानों के नाम है। उसके बाद एक दो और मैंने लिया था, नहीं ये शायद 2 ही मैंने लिया है। ठीक है, तो ये इसरो के बारे में है मेनली, वही जो संस्थापक के नाम है, मुख्यालय है, ये आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तारीख है स्थापना की कब है वो पूछा जाता है, तो वो मैंने आपको बार बार बता दिया। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं नासा की। ये है नासा, जानते तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम संक्षेप में नासा कहते हैं। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम एरोनॉटिक्स से संबंधित जो ये मतलब साइंटिस्ट विभाग है, वहाँ का ये विभाग है अमेरिका का। ठीक है, रिसर्च सेंटर। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो कि प्रश्न बनता है, चाहे लिखने को आए चाहे ऑब्जेक्टिव टिक करने को आए। संस्थापक में है ड्वाइट डेविड आइजनहावर है। ठीक है, नाम इनके संस्थापक के नहीं आए हैं, फिलहाल नहीं आएंगे, आपको भी इसरो के आते हैं लेकिन नासा के नहीं पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थापना की तारीख 29 जुलाई 1958, यूनाइटेड स्टेट। तो ये 3 पॉइंट में आपको 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। इन दोनों से प्रश्न बनेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बनेगा, नहीं तो वैसे बनेगा, या एग्जामिनर पूछेगा, जैसा भी होगा आएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कुछ अभियान हैं। जैसे आपको रोहिणी और आर्यभट्ट को दिखाया, वैसे इनके भी। तो इनके जो है वो स्पुतनिक है। क्या है? स्पुतनिक है। लॉन्च कब किया गया था? 4 अक्टूबर 1957 को। ये इनके बारे में है। बाकी फ्रेंड्स, आपका ये चैप्टर होता है ओवर। ठीक, आपकी 3 क्लास हुई, एक चैप्टर की 3 क्लास आपको मिली। इसके बाद के जो चैप्टर हैं, इसका बाद का जो चैप्टर है वो सॉइल से संबंधित है। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कैसे बनती है, कीटनाशक क्या होते हैं, कीटनाशक के नाम बताइए, कौन सी खाद डालते हैं, प्लांट कैसे लगाते हैं, खेती बाड़ी कैसे होती है,
इन सब से संबंधित आपको आगे वाला चैप्टर है। तो ये इतना चैप्टर में जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी की सारी बता दी 3 क्लास में। मुझे उम्मीद है क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपके साइंस का एक चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। अगस्त के महीने में हमारी कोशिश यही रहेगी फ्रेंड्स कि हम हर सब्जेक्ट में 2-2 मतलब 3-3, 2-2, 4-4 जितना हो पाए उतना कवर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर रात में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।